चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग दो प्लांट पढ़ के हमारे S1 को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज देयर इज 9 प्लांट्स। उसमें से हमने 7 प्लांट्स की स्टडी किया है, 2 प्लांट्स रिमेनिंग, 2 प्लांट बचे हैं, हम लोग उसकी स्टडी करते हैं और उसके बाद में हम लोग हमारा शुरुआत करेंगे S1 का। और S1 के साथ ही, है ना, S1 के साथ ही मैं आपको टेम्परामेंट की स्टडी भी बताने जा रहा हूँ। और टेम्परामेंट की स्टडी करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा, है ना। और वो चीजें सीख गए तो कोई भी प्रोटोकॉल कोई बड़ा नहीं होता दोस्तों, है ना, बहुत इजी ठीक होता है। आज हमारे पास में डॉक्टर राणे मैम, जो महाराष्ट्र से हैं, उनका मैसेज आया था। एक पेशेंट को बहुत हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी और उनको मैंने 2 बताया था, राइट और लेफ्ट का, और उनको कहा था एक काम कीजिए, आप 5, 6, 7, 17, 18 पर अप्लाई कीजिए। आप लोगों को भी बताया था। और उन्होंने एसिडिटी के लेवल पर अप्लाई किया और विद इन 5 मिनट्स, जो 3 साल से एसिडी का रोजिप्रोर कोई टैबलेट आता है ना, वो पेंटॉप डी जैसा होता है, वो खाते थे। और आज 3 दिन हो गए, उन्होंने वो खाया नहीं दोस्तों, है ना। 5 मिनट में एसिडिटी का लेवल कम होता है। अगर आप धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करते हैं तो कुछ समय के बाद में इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आता है कि दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट वहां पर रिकवर हो जाता है। तो आपको कुछ ऐसे ही मैजिक करना पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको बेस्ट फ्लावर रेमेडी बता रहा हूँ। लेकिन आज कुछ नहीं बताऊंगा, आज थोड़ा सा तबीयत नासाज है मेरा, तो मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा दोस्तों। और कल टेम्परामेंट का फर्स्ट पार्ट आपको सिखाऊंगा। चलिए, वेरोनिका ऑफिसिनेली। वेरोनिका ऑफिसिनेलिस दोस्तों याद रखना, इसको हेल्थ स्पीडवेल के नाम से जाना जाता है। याद रखना, हेल्थ स्पीडवेल के नाम से जाना जाता है। इसका जो फ्लावर होता है ना, पर्पल कलर होता है। आप में से ऐसा ही कोई शायद शख्स होगा जिसने इस प्लांट को नहीं देखा होगा। ऑलमोस्ट इस प्लांट को आप सभी ने देखा है दोस्तों। ये स्क्रोफुलेसी फैमिली का मेंबर होता है ना। याद रखना दोस्तों, ये देखिए आप, शायद ही आप में से कोई होगा जो इस प्लांट को आपने नहीं देखा होगा, है ना। याद रखना, वेस्टर्न एशिया में, इवन जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में तो ढेर सारा पाया जाता है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका से इसको लाया गया था हिंदुस्तान में, है ना। ब्रिटेन, आइसलैंड, साउथ वेस्ट आइलैंड, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हर व्यक्ति के किचन में, हर व्यक्ति के जो गार्डन में इसको देखा गया है दोस्तों। क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधा होता है, इसके फ्लावर, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर से स्पेशलिक एसेंस प्रिपेयर किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप इसकी प्रॉपर्टी की बात करोगे ना, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में इसको बहुत यूज किया जाता है ना। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है मतलब ये नहीं, बहुत सारे पुराने लोग इसको किडनी डिसीज में, कफ के लेवल पर, नेजल कैटरेक्ट के लेवल पर, वाउंड हीलिंग के रूप में वहां पर यूज करते थे दोस्तों, जिससे बहुत तेजी के साथ में ये क्योर होता था। क्योंकि इसमें जो एल्कलॉइड्स होता है, जिसको फिनोलिक कहते हैं, है ना, स्टीरोलिक कहते हैं, ये 2 प्रकार के फिनॉल्स इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। और इनका मेन गुण होता है हील करना, है ना, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है ना, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। और इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, फिनोस्ट्रॉल, याद रखना दोस्तों, ये आपको कहते हैं फाइटोस्टेरॉल, है ना, फाइटोस्टेरॉल। और याद रखना, कोमेरिक एसिड, फेरुलिक एसिड, ल्यूटोलिन, लाइस्टेडिलिन, या इसको हम बीटा स्टेरोडियोल के नाम से जानते हैं, जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, यहां पर पाया जाता है। और यही कारण है दोस्तों,
S1 का प्रयोग आप किस रूप में करते हो? एज ए टॉनिक के रूप में करते हो, है ना। आप यहाँ पर कफ के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो, कैंसर में इसका उपयोग कर सकते हो, एब्डोमिनल लेवल पर कोई कंप्लेन आती है उसको क्योर करने के लिए आप S1 का प्रयोग करते हो, तो इसीलिए हीलर का काम करता है दोस्तों, है ना। ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, किडनी के लेवल पर डायरेटिक का काम करता है ना। एक्सपेक्ट्रेंट कफ निकालने का काम करता है, हार्ट, लिवर और स्किन को टॉनिक प्रदान करता है, बूस्ट करता है इनके कामों को, है ना। ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करता है बॉडी में, है ना। जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस करता है। इसीलिए याद रख लेना आप इस बात को, S1 ये कॉम्बिनेशन कभी मत भूलना, S1W, S10Y और C5G, ये कॉम्बिनेशन इतना गजब है। ये बॉडी के जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन मटेरियल होता है, जो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये ओबेसिटी में भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके बॉडी में जितना मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है उनको क्लियर करने में भी बहुत अच्छा काम करता है ना। इसीलिए ये हार्ट टॉनिक के रूप में भी काम करेगा। याद रखना, स्टिमुलेंट, बॉडी को स्टिमुलेट करने के रूप में भी काम करेगा। अगर आप स्टिमुलेंट देना चाहते हो, S1A1RE ये टॉप क्लास स्टिमुलेंट है दोस्तों। बहुत तेजी के साथ में ब्लड बढ़ा देगी, बहुत तेजी के साथ में भूख बढ़ा देगी, बहुत तेजी के साथ में एनर्जी प्रोवाइड करेगी दोस्तों, ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगी। ये बहुत बड़ा गुण इसमें है दोस्तों, बिकॉज इसमें वेरोनिका ऑफिसिनालिस जैसा प्लांट मौजूद है दोस्तों। याद रखना एक एक टिप्स को, जब यहाँ म्यूकोजल कैविटी की बात करोगे दोस्तों, पूरे म्यूकोजा को बनाने का, सिक्रेशन बनाने का, है ना, यानी म्यूकस प्रोडक्शन का काम करेगी। बाइल प्रोड्यूसर होती है दोस्तों। याद रखना, अगर किसी को बाइल जूस नहीं बन रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, S1 बिफोर मील इसीलिए देता है बिकॉज वेरोनिका ऑफिसिनालिस का मेन गुण वहां पर नजर आता है। याद रखना, ब्लड और लिम्फ को बैलेंस करना है ना, यही तो हमारा प्रिंसिपल है। ये ब्लड और लिम्फ को बैलेंस करने का गुण रखती है, इसीलिए दोस्तों इसको एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल रेमेडी के रूप में माना जाता है ना। इसलिए इसका बहुत ब्रिलियंट इफेक्ट आप देखते हो, S1 से लगाकर S11, इवन वेन 1 में भी इसका प्रयोग किया गया। अब याद रखना आप इस बात को, वेन 1 डीएनए तक पे काम करती है, डीएनए पे काम करने वाली रेमेडी है वेन 1, डीएनए आरएनए के लेवल पर, यानी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के लेवल पर। तो सोचिए वेरोनिका ऑफिसिनालिस कितना बड़ा हीलर है, कितना बड़ा टॉनिक है दोस्तों, है ना। S1 से S11 तक मौजूद है, साथ में वेन 1, S12 में नहीं है, स्लास में नहीं है, S13 में नहीं है। याद रखना है इसको, है ना। और यही कारण है दोस्तों, जब टेबल प्रैक्टिस में बूस्टअप करने की जरूरत होती है कि भाई मैं किस लेवल पर बूस्टअप करूं, किस चीज को बूस्टअप करूं, तो वहां पर याद रखना S1, वेन 1 बहुत बड़ा बूस्टर के रूप में काम आता है जब मोर नेगेटिव करते हो दोस्तों। इसी के बिहाफ पर मैं बता रहा हूं, प्रोटोकॉल का क्राइटेरिया समझिए कि आप किसी प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे तो क्यों सिलेक्ट कर रहे हो भाई, है ना। याद रखना, कोई व्यक्ति आया, अभी मैंने कहा म्यूकस प्रोडक्ट करती है ना, कोई पेशेंट आया बोलता साहब मुझे बहुत अधिक पसीना निकलता है ना। तो क्या हो रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है ना। आप इस प्रोटोकॉल से उसको कवर कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये जितना गंदगी है उसको निकाल कर न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है ना। इसके गार्गल का अगर उपयोग कराते हो आप, टॉन्सिलाइटिस पे ले लो, लेरिंजाइटिस पे ले लो, स्टोमेटाइटिस पे ले लो, वेरिकोनिका ऑफिसिनालिस बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज आपने पढ़ा कि ब्लड प्यूरिफायर रेमेडी है दोस्तों। और यही कारण है स्किन डिसीज में आप इसका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। कहीं पर भी इचिंग हो रही है, हाथ के हथेली पर, पैर के तलवे पर, आप देख लो बहुत अधिक पसीना निकल रहा है, इसी को नेगेटिव दे दो और एक्सटर्नल में पॉजिटिव लगा दो, आप देखो वेरोनिका ऑफिसिनालिस उसको क्योर कर जाएगा, है ना। याद रखना, लंग्स डिसीज यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लैडर डिसीज, किडनी डिसीज, पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना। गाउट, रूमेटिज्म, मसल्स एंड जॉइंट पेन यानी रूमेटिज्म के केसेस में, लॉस ऑफ एपेटाइट में, लीवर की प्रॉब्लम में, इवन स्प्लीन की डिसीज में, आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वेरोनिका का उपयोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत पहले करके छोड़ दिया है ना। इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में इसका उपयोग सालों से किया जाता रहा है दोस्तों, क्योंकि वो सामान्य कमजोरी में या किसी भी रोग के कारण होने वाली कमजोरी में वेरोनिका ऑफिसिनालिस का प्रयोग कमजोरी दूर करने के लिए टॉनिक के रूप में करते थे दोस्तों, है ना।
और हमने इसको अडॉप्ट, क्योंकि वो लोग भूल गए, हमने अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए वेरोनिका ऑफिसिनेलिस हमारे फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है। माइंड कीजिएगा, जब मैंने आपको कहा था S1C1 A1 F1 L1 W सेकेंड डायल्यूशन, क्यों कहा था, है ना, क्योंकि ये फिजिकल एज यूजुअल मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है। अगर किसी की फिजिकल और मेंटल एनर्जी कम है ना, उसको बढ़ा देगा दोस्तों। यही कारण है लूज मोशन को ठीक करता है ना, बलगम निकालता है, कफ निकालता है, गले कमर के स्टीफनेस दर्द को तुरंत दूर करने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए याद रखना, वेरोनिका का उपयोग स्टमक अल्सर के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है। याद रख लेना, आप स्टमक में अल्सर हुआ तो S1 नेगेटिव करके दे दीजिए, डाइल्यूट करके दे दीजिए, ठीक हो जाएगा दोस्तों, है ना। स्किन डिसीज में इसका प्रयोग करके देख लीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। याद रखना, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो आपकी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रखता है, इवन आपके हार्ट को मेंटेन रखने का काम करता है दोस्तों। इसीलिए वहां पर जब इसका बहुत ज्यादा बम्पर यूज किया जाता है, तो आपको भी यहां पर S1 का प्रयोग टेबल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा करना चाहिए, है ना। आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैंने मल्टीविटामिन और मल्टीविटामिन 2 दो प्रोटोकॉल बनाए, इसी के बिहाफ पर मल्टीविटामिन 1 बना था, है ना, सिंथेसिस सेकंड प्लस WE-RE, है ना। 2.5 ml WE और RE को D4 से मिलाया और सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन को वहां पर 25 ml मिलाया, यानी ल्यूकोडर्मा में इसका प्रयोग करने से आप देखिए मिलेनिन के जो प्रोडक्शन होते हैं वो बढ़ जाता है ना, और जब मिलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ठीक हो जाता है। यानी वेरोनिका ऑफिसिनेलिस का रिजल्ट वहां पर आपने देखा, इसीलिए इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि भाई ये कितना डीप में जाकर काम कर रहा है ना। ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आपकी सोच महत्वपूर्ण होती है, यानी आप कह रहे हो कि यहां पर ये प्रोटोकॉल इतने डीप में जाकर काम कर रहा है, तो प्रूफ करो, है ना। अभी प्रूफ कब कर पाओगे आप, जिस दिन आपने टेबल प्रैक्टिस में पकड़ना शुरू किया कि हाँ साहब हम इस मेडिसिन को टेबल प्रैक्टिस में प्रूव करेंगे, तो जिस दिन आपने प्रूव कर लिया ना, उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा प्रोटोकॉल वहां पर सेट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको पूरा डीप में नॉलेज होता है, और जब डीप में नॉलेज होगा ना, तो आप किसी भी रोग के लेवल पर चले जाओ, आप कभी फेल नहीं होंगे दोस्तों, है ना। मेरे जितने साथी हैं पुराने, आज वो यही कहते हैं, यार हम तो एलोपैथ में पड़ गए, लेकिन तूने अच्छा काम संभाल लिया, ठीक है। और आज मेरे जितने भी संगी साथी है, आज वो इतने खुश है क्योंकि उनको मैंने पका पकाया माल दे दिया, ठीक है। मैंने उनको साथ में ले लिया और उनको समझाया कि भाई अगर आप करना चाहो तो मैं सिखाता हूँ, और इसीलिए ये बीड़ा उठाया मैं, ठीक है। और ये कारण है आज आप लोगों के समकक्ष हूं, तो आपको रिजल्ट भी दिखाते जा रहा हूं दोस्तों। चलिए, स्क्रोफोलुसा नोडोसा, हमारी दूसरी बात हम लोग करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, आपके बॉडी में कई प्रकार के नोट्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो नोट्स बड़ी बड़ी गठानों के रूप में होता है, छोटी गठान से लेकर बड़ी गठान। आपने देखा कि गर्दन में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो गया, है ना, लाइपोमा हो गया, कहीं पर छोटी सी गठान डेवलप हो गई, है ना। कभी मत भूलना स्क्रोफुलेरिया नोडोसा का, है ना। याद रखना, फिगवर्ड थ्रॉट वर्ड के नाम से जाना जाता है, याद रखना, फिगवर्ड थ्रॉट वर्ड के नाम से जाना जाता है। स्क्रोफुलेरेसी फैमिली का मेंबर होता है, जो हमने वेरोनिका पढ़ा था उसी फैमिली का। याद रखना, ये भी बहुवर्षीय प्लांट है दोस्तों, है ना। इसका पूरा प्लांट मेडिकेटेड होता है, ये पत्तियां देख लो आप, आपके आसपास सब जगह मिलता है दोस्तों, है ना। ये इतना जबरदस्त है दोस्तों कि ये
इसका प्रयोग अगर आपने टेबल प्रैक्टिस में करना सीख लिया, सिंगल मेडिसिन का कर लिया, तो आप पागल हो जाओगे दोस्तों, मेरा ये मानना है। बिकॉज एनाल्जेसिक है, दर्द बंद कर देता है, एंटी इंफ्लामेटरी है दोस्तों, है ना, लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे काम करने वाला होता है, डिटॉक्सिफाइंग होता है दोस्तों, अल्टरनेटिव होता है, यानी अल्टरनेटिव चिकित्सा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सर्कुलेटरी होता है, यानी पूरे सर्कुलेशन पे इसका रोल देखा जाता है, स्टिमुलेंट होता है ना, कार्डियो एक्टिव होता है, यानी हार्ट को एक्टिव करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, हेपेटिक स्टिमुलेंट होता है दोस्तों, लीवर को स्टिमुलेट करने का काम करता है ना। इसीलिए अगर ये कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और लीवर को एक्टिवेट करेगा तो डेफिनेटली लैक्सेटिव माइल्ड वहां पर डायरेटिक होता है, यानी लैक्सेटिव तो है ही, साथ साथ में पेशाब भी साफ करता है, स्टूल भी साफ करता है दोस्तों, है ना। इसीलिए एंटी रोमेटिक औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। रोमेटिक अर्थराइटिस को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए याद रखना, मैं बार बार आपको कहता हूं कि इसमें अमीनो एसिड होता है ना। याद रखना दोस्तों, लाइसिन होता है, थियोनिन होता है, टायरोसिन होता है ना, हर्पेजिसाइड्स होते हैं, है ना, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, फिनोलिक एसिड होता है, कैफिक एसिड होता है, फ्यूमरिक एसिड होता है, इवन वेनेलिक एसिड होता है दोस्तों। ये जितने भी एसिड्स हैं ये बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है ना। और बॉडी के लिए अगर बेनिफिशियल है तो आप मुझे इसका कारण बताइए, ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो यहाँ पर नहीं ठीक होते है ना। आप देखेंगे तो ये ग्लैंडुलर रेमेडी है, यानी आपके ग्लैंड्स के हार्डनेस अगर हो जाए वहां पर इसका काम देखेंगे। आप बर्न्स में ले लो, है ना, कट्स में ले लो, वाउंड्स में ले लो, एक्जिमा में ले लो, है ना, सोरियासिस के अंदर ले लो। अब देखो, मैंने आपको कहा था S1 को मोर नेगेटिव में चले जाओ, सोरियासिस ठीक हो जाएगा, है ना। एनाल्जेसिक लेवल पर चले जाओ, एंटी इंफ्लामेटरी के लेवल पर चले जाओ, एंट्री स्कूलोफुलस लेवल पर चले जाओ, है ना, डेपुरेटिव के लेवल पर चले जाओ, डायूरेटिक के लेवल पर चले जाओ, है ना। इंटायर लिम्फेटिक सिस्टम पे स्टिमुलेशन का काम है। याद रखना, जो आपकी बॉडी में 80% ब्लड सप्लाई ब्लड के माध्यम से होता है, 20% जो सप्लाई होता है लिम्फ के माध्यम से होता है, ये वो 20% पे डायरेक्टली काम करता है ना। इसीलिए जितने भी इनलार्ज ग्लैंड्स होती है उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है, जितने भी स्क्रोफुलस स्वेलिंग यानी गठाने पाई जाती है उनको साफ करने का काम करता है, हीमोराइड्स जितने भी होते हैं, माइंड इट, हीमोराइड जितने भी होते हैं उनको साफ करने का काम करता है। ब्रेस्ट में अगर नोड्स बन गए, याद रखना, फाइब्रो एडिनोमा, याद है ना, उस कंडीशन को भी क्योर करने का काम स्क्रोफुलोसा नोडोसा करता है दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, जब कभी भी इसकी कंप्लेन देखोगे ना, आप पेशेंट आकर बोलेगा मुझे गर्म कमरे में अच्छा लग रहा है, ठंडी कमरे में मुझे तकलीफ हो रही है ना, रेस्ट कर लिया, ओपन एयर में चले गया, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, है ना, और गर्म कमरे में पेशेंट बोले नहीं मुझे अच्छा लगे, आपका तुरंत मेडिसिन स्क्रोफुलोसा नोडोसा घोषित हो जाता है दोस्तों, बिकॉज टॉप क्लास रेमेडी के रूप में काम करता है ना। इसीलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस में इन छोटी छोटी सी चीजों को समझने का काम करते हो दोस्तों, तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, वो फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्वमेंट होते हैं दोस्तों, है ना। स्किन डिसीज में प्रयोग कर लो आप, है ना, आप एक्जिमा में प्रयोग कर लो, आप सोरियासिस में कर लो, एक्यूट और क्रॉनिक जितने भी इरप्शंस आपके बॉडी से निकलते हैं वहां कर लो, है ना। याद रखना, इचिंग इरिटेशन में कर लो, ओरल कर लो या एक्सटर्नल कर लो, दोनों रूपों में पाया जाता है दोस्तों, है ना। बिकॉज पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है दोस्तों, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंप्रूव कर देता है दोस्तों। रूमेटिज्म हो, गाउट हो, लिम्फेटिक कंडीशन हो, स्वेलिंग हो, आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स का कोई भी ट्यूमर हो, पानी बह रहा हो वहां से दोस्तों, वाउंड हो, बॉयल्स हो, ब्रूसेस हो, सारी कंडीशन को क्योर करने का काम करता है ना। इसलिए मैं क्लियर एक वर्ड में आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप किसी भी प्रकार का ट्यूमर देखते हो, आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी सड़े गले गठान देखते हो, है ना, एक्जिमा देखते हो, कान के पीछे की गठान देखते हो, नाक, आंख, गाल, पलक, होंठ में गठान देखते हो, है ना, आप कहीं पर भी ल्यूपॉइड सूजन देखते हो, आप लीवर में सूजन देखते हो, है ना। याद रखना दोस्तों, कहीं पर भी दर्द हो रहा है और वहां पर नाभि के नीचे आप खास तौर से देखोगे दर्द हो रहा है और वो फैल रहा है ना, ट्रेकिया के पीछे दर्द हो रहा है, S1 का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज यहाँ पर स्क्रोफुलोसा नोडोसा हार्डनेस को कम करता है दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, हमेशा पेशेंट बोले कि मुझे सुस्ती बनी रहती है, सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही है, पेट को दबाने से दर्द, हाथों को दबाने से दर्द,
महिलाओं के स्तन में गठान, उसको दबाने से दर्द, है ना, याद रखना। वेजाइना में खुजली, उसके बाद दर्द। पाइल्स, पाइल्स में ब्लीडिंग या नई ब्लीडिंग हो रही फिर भी दर्द, है ना। गले में गठान, आपके गले में कहीं पे भी गठान हो गए, है ना। टेस्टिस में अगर कहीं भी गठान हो गए, हार्डनेस हो गया, सीवियस सिस्ट हो गई, टेस्टिस में पेन हो रहा है, याद रखना, आपको कहने की जरूरत नहीं है, पूरे शरीर के मसल्स पर इसका टॉप क्लास रिजल्ट है दोस्तों, है ना। कई बार पेशेंट आकर बोलता है साहब देखो मेरे आंखों के सामने धब्बे जैसे नजर आ रहे हैं, है ना। और याद रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा पेन हो रहा आंखों में, है ना, आगे धब्बे लेकिन बैक साइड पेन हो रहा, आपके लिए S1 बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों, बिकॉज स्क्रोफुलोसा नोडोसा का गुण है। याद रखना, सांस लेते समय सीने में दर्द होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है S1 देने से तुरंत, यही कंडीशन है, यही कारण है आप S1 की 10 से 15 ग्लोबल्स को इमरजेंसी में पानी में घोलकर गुड गुड सिप बाय सिप जल्दी जल्दी पेशेंट को पिलाइए, देखिए कितनी जल्दी उसको रिजल्ट मिलता है ना। सुबह भोजन के पहले और भोजन के बाद, है ना, नींद आ, याद रख लेना इस बात को। पेशेंट बोलता है मुझे खाने के पहले भी नींद आ रही, खाने के बाद भी नींद आ रही, स्क्रोफुलोसा नोडोसा का प्रयोग कीजिए दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट वहां आपको नजर आता है ना। इसका एग्जैक्ट उपयोग ट्यूमर और स्किन प्रॉब्लम में, याद रख लेना, भूलना मत। स्क्रोफुलोसा नोडोसा का उपयोग ट्यूमर और स्किन की जितनी भी इरप्शंस होती है उन तमाम इरप्शंस में इसका उपयोग किया जाता है, खासतौर से ब्रेस्ट ट्यूमर, याद रख लेना। ब्रेस्ट ट्यूमर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए पाइल्स, जिसके अंदर दर्द हो, सूजन हो, है ना, इंटरनल पाइल्स हो या एक्सटर्नल पाइल्स, इसीलिए S1 मैंने कहा 30 में, स्लास कहा 30 में, आप देकर देख लो, है ना। सर्वाइकल ग्लैंड्स, यहां पर आप देखो, ज्यादातर जब बच्चों को आप देखते हो तो जो चिल्ड्रन का डॉक्टर होता है पीडियाट्रिशियन, वो क्या बोलता है, वो बोलता है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी ट्यूबरकल वहां पर डेवलप हो गया, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी अगर डेवलप हो गया है, लिम्फेडिनाइटिस डेवलप हो गया है, आपको डरने की जरूरत नहीं, ओनली वन रेमेडी, स्क्रोफुलोसा नोडोसा। S1 नेगेटिव में दो, तुरंत ठीक हो जाएगा दोस्तों। जितने भी इनलार्ज लिम्फ नोड होते हैं शरीर के किसी भी भाग में, वहां पर देखो खुजली आती है ना, रेशेस हो जाते है ना, उस कंडीशन में रामबाण मेडिसिन है। आप कहीं पे भी ब्लड शुगर लेवल को देख लो, है ना, आप देखो ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो रहा दोस्तों, है ना, आप अगर स्क्रोफुलोसा नोडोसा का दोगे, ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस करने का काम करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका रोल। इसीलिए S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास को नाइट में दिया जाता है ना। डायबिटिक ड्रॉप S2 या C8Y का प्रयोग किया जाता है ना। यही कारण है दोस्तों, जितने भी कार्सिनोटा ग्लैंडुलर स्वेलिंग होती है, यानी एक कैंसर नेचर जो मैलिग्नेंट होता है ना, कई बार ब्रेस्ट में फाइब्रोडिनोमा या बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है निप्पल से पानी आता रहता है, कई बार ऐसी टेंडेंसी होती है अल्सर हो जाता है ना, अल्सरेट टेंडेंसी। दोस्तों मेरा मानना है स्क्रोफुलोसा नोडोसा सबको कवर करता है ना। एक होम्योपैथ प्रैक्टिशनर स्क्रोफ्लोरिया का उपयोग हमेशा बेस्ट ट्यूमर को डिजॉल्व करने में उपयोग करता है, याद रखना मेरी बात को। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक के पास चले जाओ, वो यही कहेगा स्क्रोफुलोसा नोडोसा जैसे फाइब्रोडिनोमा या कोई भी ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर का केस आता है, मैं मदर टिंचर में देता हूं, उसके बाद मैं उसको 6CH अगर उपलब्ध हो तो उसमें, नहीं तो सीधा 30 पोटेंसी में देता हूं, उसके बाद 200 में देता हूं, उसके बाद 1M देता हूं। हम भी तो यही कह रहे हैं, है ना। बहुत ब्रिलियंट इसका रिजल्ट है दोस्तों। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो रिजल्ट आ रहे हैं, प्रेजेंट में जो आपको यहां पर रिसर्च मिल रही है दोस्तों, याद रखना, मैं आपको आज एक फोटो भेजूंगा अभी जस्ट क्लास के बाद, है ना। मुझे बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिले, 4th स्टेज का कैंसर है दोस्तों, है ना, स्मॉल सेल्स ट्यूमर है उसको, है ना, पूरी बॉडी पे छोटी छोटी गठाने, है ना। और याद रखना उस डिसीज को आप हॉटकिंस डिसीज कहते हो। आपने कभी नाम सुना है हॉटकिंस डिसीज का, है ना। लिम्फोमा का नाम सुना है ना, गर्दन में, एक्सिलरी रेजल पर, इंग्वाइनल रीजन में, है ना, सब जगह पाया जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है शरीर के जो रोग होते हैं उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर इतना स्लो डाउन हो जाता है जिससे उसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होता है ना। हमने उसको स्टॉप कर लिया है दोस्तों, है ना। ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, है ना। 20 से 40 वर्ष और 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन होता है दोस्तों। आपको वहां प्रोटोकॉल निकालते आना चाहिए, है ना। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया,
क्यूटेनियस बी सेल ल्यूकीमिया, क्यूटेनियस टी सेल्स ल्यूकीमिया। अब ये क्या होता है, हमने आगे पढ़ेंगे जब हम सेकंड सेम में कि बीटा सेल क्या होती है, जो आपकी मेमोरी सेल्स होती है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और वो याद रखती है कि इन्फेक्शन पहले आया था तो एंटीबॉडीज पहले बनी होगी, उसी एंटीबॉडीज को बनाकर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। और टी सेल वो सेल होती है जो तुरंत वहां पर कोई भी इन्फेक्शन हुआ उससे फाइट करने का काम करती है। तो क्यूटेनियस बी सेल कार्सिनोमा या ल्यूकीमिया और क्यूटेनियस बी सेल ल्यूकीमिया, इवन लिम्फोमा, ये चारों केसेस में स्क्रोफुलोसा नोडोसा काम करती है। अब आप मुझे बता दो, अगर कोई कैंसर का पेशेंट आया और मैं आपसे कहूं भाई फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी क्या, अगर आपने S1 नहीं कहा तो मुझे डूब मरना चाहिए कि मैंने आपको नहीं बताया। मैंने हाइडेसिस कैनेडेंसिस भी बताया आपको, कंडुरंगो भी बताया, अभी स्क्रोफुलोसा नोडोसा भी बताया, कोक्लेरिया, नेस्टूटियम, ये सब बताया मैंने आपको, है ना। और आप देखिए S1 को यूनिवर्सल मेडिसिन का खिताब इसीलिए प्राप्त है, 100 में से 80-85% डिसीज को अकेला S1 ठीक कर रहा है ना। इसीलिए ये प्लांट को समझ लिया तो आपने सब समझ लिया, है ना। इसमें पेनलेस स्वेलिंग पाई जाती है दोस्तों, गले में, आप बगल में ले लो, ग्रॉइन रीजन में ले लो दोस्तों, बिल्कुल पेनलेस, दर्द नहीं होता है ना, लेकिन सुस्ती आती है, बुखार आता है ना। याद रखना, अगर सुस्ती आती है, बुखार आता है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है, और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है, क्या आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, क्या आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, क्या आपकी बॉडी हेल्थ स्टेटस में रहेगी? अब आप डिसाइड कीजिए, बिल्कुल नहीं, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। और इसीलिए याद रखना, रात में पसीना तेजी से आएगा, है ना, शरीर का वेट घट जाएगा, शरीर में बहुत ज्यादा इचिंग होने लग जाएगी, बिकॉज इरप्शंस हो रहे हैं, है ना। याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि वाइन ले लें, दारू पी ले, शराब पी ले, उसके बाद देखो लिम्फ नोड में पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत सेंसिटिव होता है दोस्तों, यही कारण है, याद रख लेना इस बात को। जितने भी केसेस में अगर आप यूज कर रहे हो और D1 में यूज कर रहे हो तो पार्किंसनिज्म में कर लेना। स्क्रोफुलोसा नोडोसा या स्क्लोफोरेलिया नोडोसा का मेन रोल याद रखना पार्किंसन डिसीज में, है ना। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और इसीलिए आप देखिए शरीर में कांपना होता है ना, कठोरता, अकड़ान आती है, चलने में परेशानी होती है, उसको बैलेंस का अभाव होता है दोस्तों, है ना। शरीर का एक हिस्सा इतना कमजोर हो जाता है कि वो पूरा बैलेंस नहीं कर पाता, है ना। इसीलिए ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जब शरीर में कंपन आता है तो आप क्या समझते हो, क्या वो वर्कअप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, उसकी जो वर्कलोड होता है ना, उसकी कमी आ जाती है दोस्तों, मसल्स में स्टीफनेस आ जाती है ना, बात करने में परेशानी होती है, लिखने में परेशानी होती है ना। याद रखना दोस्तों, गैंग्रीनस अल्सर जैसी कंडीशन अगर डेवलप होती है, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा इज ए टॉप क्लास रेमेडी। याद रखना, जब आप डिसेंट्री के लेवल पर, फ्रांस में इसका बहुत उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना, बिकॉज ये पाइल्स में उपयोगी है, हेमोरेज को ठीक कर देती है ना, एक्यूट और क्रॉनिक एक्जिमा को ठीक कर देती है दोस्तों, ब्रेस्ट ट्यूमर को ठीक कर देती है, इवन अगर आप देखो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करती है ना, अस्थमा की रामबाण मेडिसिन है, लीवर की रामबाण मेडिसिन है ना। जितनी भी एक्सटर्नल इंटरनल के रूप में आप जितनी भी कैंसरस ग्रोथ के लेवल पर जाओगे, वहां पर आप देखो S1 बहुत जबरदस्त काम करता है, बिकॉज स्क्रोफुलेरिया नोडोसा इज ए टॉप क्लास रेमेडी, है ना। यही कारण है दोस्तों, वेजिनाइटिस होता है, टॉप क्लास रेमेडी, है ना। याद रखना, बहुत जबरदस्त मेडिसिन है दोस्तों, जिसको जितना डीप में आप सीखेंगे उतना डीप में जाकर बहुत ही बूस्ट लेवल पर आपका काम करना शुरू करती है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप टेबल प्रैक्टिस पे बैठेंगे, आपको सीखने को यही मिलेगा कि आप अगर प्लांट की विशेषता है, प्लांट आपने जाना है, तो फिर आप देख लीजिए दोस्तों, आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, है ना। बिकॉज ये एक पावरफुल मेडिसिन है, जितनी भी इंदाज ग्लैंड्स आपके बॉडी में पाई जाती है वहां पर बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, है ना। याद रखना, जितनी भी आप अगर केवल हेड से मैं शुरू करता हूं, अगर आप हेड के लेवल पर बात करते हो, है ना, कोई पेशेंट आकर बोल रहा कि मुझे बैलेंस नहीं हो रहा, जैसे मैंने अभी पर्किंसन का उदाहरण दिया, है ना, चक्कर आना शुरू होता है ना। खड़े रहने पर अगर किसी व्यक्ति को चक्कर बढ़ जाएगा दोस्तों, उसको ड्राउजीनेस फील होता है, फोरहेड से बैक साइड तक, है ना। याद रखना, उसको पेन हो रहा है ना। ईयर के पीछे का एक्जिमा हो रहा है ना, जिसको आप बोलते हो क्रस्टा लेक्टिया, है ना। याद रखना, क्रस्टा लेक्टिया, कान के पीछे का एक्जिमा हो रहा, हाथ लगाया तो आपकी चमड़ी हाथ में आ रही। S1
is a universal medicine and a top class medicine. ये जो कैरेक्टर बताए, खड़े रह के चक्कर आना, वर्टिगो होना, है ना, याद रखना आप दोस्तों। आगे से फ्रंट से पीछे की तरफ बैक में पेन जाना, चाहे वो आंखों में पेन हो, चाहे आपके मस्तिष्क में पेन हो, ब्रेन के लेवल पर पेन हो, है ना, और कान के पीछे का एक्जिमा जिसको आप क्रस्टालेक्टिया कह रहे हो, टॉप क्लास रेमेडी है। S1 को नेगेटिव में दे देना, है ना। याद रखना दोस्तों, ये ऐसे कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, आप जब टेबल प्रैक्टिस करते हो ना, उसका अनुभव आपका निकल के आता है दोस्तों, इसलिए इसका रिजल्ट आपको टॉप क्लास मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। आइस के लेवल पर बात कर लो, अगर कोई कहता है मुझे बहुत जोर लगता है और फोटो पे भी आ रहा, मुझे डबल डबल दिख रहा है, आई के पीछे भी स्पॉट नजर आ रहा, फ्रंट में भी स्पॉट नजर आ रहा, है ना, याद रखना। आईब्रोज में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने, जैसे आप न्यूपीज करते हो या चिमटी खोरते हो ना, ऐसा आपको महसूस होगा दोस्तों, है ना, याद रखना। आई बाल बहुत गरम गरम, सोरनेस फील करती है, गरम फील करती है, आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रोटोकॉल क्या बन रहा है ना। याद रखना, ये जो ऑरिकल्स है ईयर, इस ऑरिकल की कोई भी इंफ्लामेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड पर S1, राइट साइड पर S2 का रोल है, याद रखना, भूलना मत, है ना। S1B एंड C1G, S2B एंड C2G इज ए टॉप क्लास रेमेडी, याद रखना दोस्तों। जितने भी डीप अल्सरेटिव ऑरिकल्स होते हैं, ईयर के चारों तरफ का एक्जिमा होता है, खासतौर से लेफ्ट साइड में S1 का रोल बहुत ब्रिलियंट होता है, बिकॉज स्क्रोफुलोसा नोडोसा इस लेवल पर टॉप क्लास काम, हालांकि स्क्रोफुलोसा नोडोसा दोनों टाइप काम करता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, है ना, इसलिए आपको विशेष तौर से समझना है। अगर आपको स्पेशली एब्डोमेन पे लोड आ रहा है ना, आपका डाइट सेट नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, है ना, आप देखो लीवर में लगातार प्रेशर महसूस होगा, पेन होगा, नाभि के नीचे आपको हमेशा पेन होगा, कॉलिक बना रहेगा दोस्तों, है ना। याद रखना, जो सिग्मॉइड फ्लेक्सर होता है, रेक्टम में जो पेन होता है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, प्रोट्रूडिंग पाइल्स, पाइल्स बाहर निकला होता है, उस कंडीशन पे टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, बिकॉज जो आपके जितने भी केसेस पाइल्स के आएंगे ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इलियोसिकल वॉल, ये अपेंडिक्स, ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये सिग्मॉइड, ये आपका रेक्टम और ये एनस, है ना। यहां पर जितना भी कंजेशन होगा तो यहाँ के जो कैपिलरीज है वो बढ़ जाएगी, है ना। वहां पर जो वॉल्स होते हैं उन पे प्रेशर आएगा तो इंटरनल पाइल्स बनेंगे, बाहर की तरफ प्रेशर आएगा तो एक्सटर्नल पाइल्स बनेंगे, और इसीलिए मैंने कहा था S1/30 देते रहिए, पाइल्स की टेंडेंसी खत्म कर देगा, तो उसमें जो गठाने बनती है उसको हटाना है तो स्क्रोफुलोसा नोडोसा का उपयोग करना है ना। इसीलिए मैं आपको हर जगह पे इस चीज के बारे में पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि कितना बढ़िया रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। याद रखना दोस्तों, इसीलिए अगर किसी को वायलेंट डिस्निया होता है, यानी कोई थोड़ा सा चल के थक गया, एकदम से डिस्निया हो रहा है ना, चेस्ट के ऑपरेशन के साथ आपको बहुत सारा ट्रेमलिंग पाया जाता है, घबराहट होती है दोस्तों, क्योंकि चेस्ट का ऑपरेशन होता है ना। ट्रेकिया के बायफर्केशन पे पेन होता है, जहां पर आपका जो लंग्स का राइट और लेफ्ट पार्ट यहाँ से प्रभावित होता है, राइट और लेफ्ट बटता है उस जगह पर, है ना। अगर ऐसी कंडीशन है तो याद रखना अस्थमा, अस्थमा सबसे बड़ी कंडीशन है, S1 से तुरंत रिलीफ होता है। S1 के 10 ग्लोबुल्स को पानी में घोलकर पिला दीजिए, पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो जाता है। अगर दोहरा उठाओ, है ना, स्किन में अगर प्रिकिंग सेंसेशन होता है, इचिंग सेंसेशन होता है, हैंड के बैक में बहुत ज्यादा आपको वर्स होता है, बहुत इचिंग होती है, पेशेंट यहाँ पर खुजली करा करता है, आप देखो, है ना। याद रखना, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, S1 को नेगेटिव कर दो। S1 को नेगेटिव करा, एंटी एलर्जिक बन गई। इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन की विशेषता बताओ आपको, है ना। अगर आप उसको पॉजिटिव दे रहे हो, D4 में दे रहे हो, तो आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हो, D5 में दे रहे हो तो ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हो ना वेस्ट निकाल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, क्या थोड़ा तू ले ले, चल थोड़ा तू ले ले, चल तू खा, तू बाहर निकाल, ये कंडीशन बैलेंस कर दिया। लेकिन D6 कर दिया या मोर नेगेटिव कर दिया तो जो सिक्रेशन हो रहा, जो हाइपर फंक्शन हो रहा है, उसको आपने रिवर्स कर दिया, है ना। ये मैं बताऊंगा दोस्तों आपको 1 या 2 दिन बाद।
ठीक है। जब S1 का पूरा इंट्रोडक्शन आपको पूरा डिटेल क्लियर कर दूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। और तब शुरू करूंगा आपके सारे प्रोटोकॉल्स, और वन बाय एक मेडिसिन लूंगा, उसके बाद एक आपको सिस्टम बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा टेम्परामेंट, क्योंकि सबसे पहला इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है वो टेम्परामेंटल होता है। आपको मैं टेम्परामेंट बताऊंगा कि कैसे किस पेशेंट को आपकी क्लिनिक में चल के आ रहा है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा टेम्परामेंट का पेशेंट है, वो बताऊंगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई पेशेंट स्कोफ्लोसन रोसो का आएगा ना, वो क्या बोलता है, मुझे बहुत ड्राउजीनेस हो रही है ना, मॉर्निंग में खाने के पहले ही मैं सो जाऊंगा और शाम को खाने के बाद में भी मैं सो जाऊंगा, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है ना। और यही कारण है दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। आप आगे 2 मेडिसिन पढ़ेंगे सेम कैरेक्टर की, ठीक है, सेम कैरेक्टर की, और वो भी कोनियम मैक्युलेटम और रूटा, है ना, ओल्ड एज बूस्टर। रूटा और कोनियम दोनों ओल्ड एज बूस्टर है, और स्क्रोफलोसा नोडोसा भी ओल्ड एज बूस्टर है दोस्तों। जितनी भी गठाने होती है, जितनी भी वीकनेस आती है, ओल्ड एज में आती है, और उस कंडीशन के लेवल पर ये टॉप क्लास मेडिसिन के रूप में आपके सामने आती है दोस्तों। तो यही कारण है कि ये जो मेडिसिन है जो मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों, ये सारी की सारी मेडिसिन 9 की 9 मेडिसिन आपकी इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज है। और इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज आपस में, यानी ये जो प्लांट्स है, ये 9 प्लांट्स है जो मैंने आप लोगों को बताया, ये 9 प्लांट्स आपस में मिलकर एक रेमेडी बनाते हैं, और उस रेमेडी को आप कहते हो स्क्रोफलोसो 1, एंटी स्क्रोफलोसो, ठीक है। याद रखना दोस्तों, स्क्रोफलोसो का मतलब क्या होता है? स्क्रोफलोसो का मतलब क्या होता है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्क्रोफलोसो का क्या मतलब होता है ना? मैंने आपको 9 प्लांट्स पढ़ाए, पहले कोक्लेरा पढ़ाया, नेस्टुटियम ऑफिसिनेलिस, हार्डेस्टिस कैनाडेंसिस, मेट्रिकेरिया क्यूमोमिला, स्क्रोफलोसो नोडोसा, स्मालेक्स मेडिका, नक्स ओमिका, टुसिलिगो फरफोरा और वेरोनिका ऑफिसिनेलिस। इन 9 प्लांट्स है, और इन 9 प्लांट्स के मिलने से S1 बना है दोस्तों, ठीक है। अब S1 काम क्या कर रहा है? ये कहां से बन गया भाई? S1 काम कैसे कर रहा है पता है आपको? S1 को याद रखना, जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें स्टोट मिट्टल कहा जाता है। याद रखना दोस्तों इस बात को, स्टोट मिट्टल कहा जाता है ना। याद रखना, एंटी लिम्फेटिको ड्रग के नाम से जाना जाता है, एंटी लिम्फेटिको। याद रखना, इसका क्या मतलब होता है ना, याद रख लेना दोस्तों। इससे ये समझना चाहिए कि ये रेमेडीज लिम्फ के डिसीज के लिए उपयुक्त है ना। जितनी भी बॉडी में लिम्फ बन रहा है, उस लिम्फ के बनने में कमी आना या ज्यादा होना, उन दोनों कंडीशन को बैलेंस करके क्योर करने के लिए इस एंटी लिम्फेटिको मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अर्थात लिम्फेटिक टेम्परामेंट का जितना भी केस होगा वो पूरा का पूरा इस लिम्फेटिको ग्रुप के मेडिसिन में शामिल किया जाता है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, लिम्फ के बिगड़े हुए जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको ठीक करने का काम आपकी एंटी लिम्फेटिको मेडिसिन करेगी दोस्तों, याद रखना, है ना। और एंटी लिम्फेटिको ग्रुप की मेडिसिन कौन कौन सी है ना, याद रखिएगा दोस्तों। S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12 और S13, ये जो मेडिसिन है ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन और सिंगल मेडिसिन है। मेटी जी ने बहुत सारी मेडिसिन बनाई थी, लेकिन आपने आखिरी समय में बहुत सारी मेडिसिन हटा के 38 मेडिसिन का कहा जाता है, 38 मेडिसिन उन्होंने बनाई थी, ठीक है। जो कंपाउंड रेमेडीज है उनके फॉलोअर्स ने बना ली, है ना, जिम्पल सर ने, क्रॉस सर ने, इन्होंने सबने बनाई दोस्तों, है ना। तो याद रखना, जब आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद में आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन प्रिपेयर होता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ, है ना। न्यूट्रिशन प्रिपेयर होता है दोस्तों, वो होता है लिम्फ। इस लिम्फ को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं
यूज करने वाले जितने ऑर्गन होते हैं या इसको फिल्टर करने वाले जितने ऑर्गन्स होते हैं, सब इस लिम्फेटिक ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, इस लिम्फेटिक फंक्शन में परफॉर्म करता है। इसीलिए जो बना रहा है, जो यूज कर रहा है, जो फिल्टर कर रहा है, इन तीनों के बीच में बैलेंस होगा, वो आपकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगी। यानी आप हेल्दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जी रहे हो। यदि वहां पर किसी भी कारणवश लिम्फ का दूषित होना हुआ, वाइटेशन हो गया, है ना, अब वो एक्यूटली हो रहा है या क्रॉनिक हो रहा है, सब एक्यूट हो रहा है या क्रॉनिक हो रहा है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। यानी आपको याद रखना है, क्रॉनिक डिसीज होने पर यदि ऑर्गन को अफेक्शन होता है तो याद रखना टिश्यू का डिस्ट्रक्शन प्रारंभ हो जाता है दोस्तों, है ना। प्रभावित जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, उसके साथ टिश्यू डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है और ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है दोस्तों। इसको समझना है, इसको मैं बेटर अंडरस्टैंड कराऊंगा कल, है ना, बहुत ही बेटर अंडरस्टैंड, क्योंकि टेम्परामेंट के साथ बताऊंगा। आज मैं आपको सिंपल सा इसका लॉजिक दे रहा हूं कि क्यों मेटीजी को जरूरत पड़ी कि सब मेडिसिन को कंपाउंड करें, है ना। बिकॉज आपकी बॉडी क्या है, क्या सिंगल बनी हुई है? नहीं, सिंगल तो एक सेल होती है। ऐसी कई सेल मिलकर जो एक जैसा काम करती है, टिश्यू बनाती है। ऐसे कई टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऐसे कई ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और ऐसे सिस्टम आपस में मिलकर पूरी बॉडी बनाते हैं। ये आपने देखा हुआ है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आपकी बॉडी में फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है तभी स्ट्रक्चर चेंजेस होगा, है ना। यानी या तो हाइपर हो गया या हाइपो हो गया। तो हमने इलेक्ट्रोमेपैथ में जो मेटीजी का प्रिंसिपल पढ़ा कि वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द काजेस ऑफ डिसीज। यानी ब्लड और लिम्फ दो चैतन्य द्रव्य आपके बॉडी में मिल रहे हैं, वाइटल फ्लूइड्स है जो आपकी पूरी बॉडी की डिमांड पूरी करते हैं और आपकी बॉडी से जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के परिणाम स्वरूप, उस डिमांड की पूर्ति करने के परिणाम स्वरूप जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है उसको बाहर निकल के पूरी बॉडी को हेल्दी स्टेटस में मेंटेन करने का गुण जो आपका तत्व करता है दोस्तों, उन्हीं के आधार पर ये रेमेडीज बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले फंक्शन हुआ, है ना, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस देखा गया, सबसे पहले स्टडी करा गया। इसीलिए मैं फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल तीनों ट्रायंगल से आपको बताता हूं कि हमारी बॉडी है कैसे काम कर रही है। आपने कहा इलेक्ट्रोमेपैथ में ऑर्गन्स की रेमेडी है ना। आपने बहुत सारे ग्रुप में देखा होगा, उन्होंने कहा S1 स्टमक पे काम करती है, क्या बॉडी पे दूसरी जगह नहीं काम करती? बताओ मुझे, है ना। दूसरा बोला S2A, जितनी भी ग्लैंड नुमा, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर वहां काम करती है, वो एक हद तक सही है, लेकिन आपको पता है S2 कहां काम करती है ना, नहीं पता है। S2 वहां काम करती है जहां कहीं किताबों में नहीं लिखा। S2 वहां काम करती है जब उसको नेगेटिव किया जाता है तो हर्निया जैसी कंडीशन ठीक करती है ना। तब आप सोचो S2 कहां काम कर रही है ना। S1 भी हर्निया ठीक कर रही है, S2 भी हर्निया ठीक कर रही है। S1 नेगेटिव आपके लेफ्ट साइड में कर रही है तो S2 आपके राइट साइड में कर रही है ना। इसीलिए हमने ये सीखा कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आपकी बॉडी की कैसी है और उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आपकी जितनी भी रेमेडीज है S1 से F13 तक, वो कैसे काम करती है ना। तब हमने देखा कि मेटी जी और उनके जितने भी फॉलोअर्स है वो ये कहते थे S1 के साथ C1 दे दो, S2 के साथ C2 दे दो, S3 के साथ C3 दे दो, S4 के साथ C4 दे दो, S5 के साथ आपका C5, S6 के साथ C6, S10 के साथ C10, है ना, S11 के साथ C11, S12 के साथ C12, है ना। ये प्रोसेस बनाई, लेकिन जरूरी नहीं है। ऑर्गन से रिलेटेड है तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल डिसऑर्डर, लोकल डिसीज से रिलेटेड है, S1 के साथ C1 बहुत अच्छा है, S2 के साथ C2 के साथ S3 C3 के साथ बहुत अच्छा। लेकिन अगर जनरल डिसीज हुआ तो बताओ मुझे, क्या S1 के साथ C3 देने की जरूरत पड़ेगी? है ना, बिल्कुल पड़ सकती है ना। आप देखो, अगर किसी को इनफर्टिलिटी है, S1 C1 A1 F1 L1 W को, RE को D1 ग्लोबल्स में चला दो और C3 को 1000 में चला दो। क्यों करा आपने ऐसा? ऐसा क्या था? आपने देखा कि टेस्टिस के लेवल पर जो फंक्शन था वो नर्वाइन कंट्रोल होगा, लेकिन यहां पर न्यूट्रिशन देना है तो हमें D1 में मेडिसिन देना है। हमने D1 में मेडिसिन दिया, C3 को 1000 करा, यहां न्यूट्रिशन मिल गया, तेजी से स्पर्म बढ़ाना है, C3 का 1000 ने बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना पड़ेगी, बिकॉज कुछ डिसीज की कंडीशन में एक से अधिक ऑर्गन या सिस्टम प्रभावित हो जाते हैं, है ना। एक
से अधिक ऑर्गन भी प्रभावित हो सकते हैं दोस्तों, है ना। तब अलग अलग बदलाव की जरूरत होती है, बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। तब ये जोड़ों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती, है ना। इसीलिए लिम्फेटिक मेडिसिन के साथ कैंसर ग्रुप के मेडिसिन को आप यूज करते हो, जैसे S1 के साथ कई जगह आपको C5 देना पड़ेगा, है ना। S1 के साथ आपको मैंने कई बार कहा S1C15B दे दो, S1C15RE दे दो, S1C15Y दे दो, है ना। मैंने कई जगह कहा S5C2 का प्रयोग कर लो, मैंने कई जगह कहा S10 के साथ C10 मत करो, S10 के साथ C13 प्रयोग कर लो। कहा या नहीं, ठीक है। तो ये रूल्स जो होते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं। आपके सामने जब पेशेंट का कंडीशन आ रहा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका अगर प्रोटोकॉल तय हो रहा है, आप जीनियस है ना, आप जीनियस है। लेकिन अगर आप प्रोटोकॉल खेल रहे हैं, आप कभी जीनियस नहीं हो सकते। आपको कुछ हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ हद तक बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन क्रॉनिक केसेस में नहीं मिलेंगे, है ना, कभी नहीं मिलेंगे। और यही कारण है कई डॉक्टर्स थे जो मुझे छोड़ के भी चले गए, लेकिन धीरे धीरे उनको सत्यता मालूम हुई, और आज जब फीडबैक्स देते हैं तो फीडबैक्स ऑफ द डे आज का मैं बताता हूं। डॉक्टर सुरेंद्र बिनानी सर, है ना, असम से है, मेरी फर्स्ट बैच में आए थे बीच में चले गए, अभी लेटर बैच में भी चुपचाप उन्होंने ज्वाइन किया और पूरा चीज फिर से सीखा, और अब मुझे जो फीडबैक्स दिए है आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। मुझे उन्होंने कहा है कि जो कैंसर के लेवल पर आप कहते थे गुरुदेव कि किसी भी कैंसर को ठीक करना तो इम्यूनिटी बढ़ाना है, डाइट कंट्रोल करना है, मुझे उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बैलेंस करना है, मैंने उसी पे ध्यान दिया। और आज डॉक्टर्स डे पर उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं अभी आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन आर के पहले दिखाऊंगा, है ना। उन्होंने जो मैसेज किया है मेरे लिए मैंने उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि आज डॉक्टर डे। उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए, कैंसर, पैरालिसिस, जितने भी ट्यूमर्स के केसेस, इंपोर्टेंसी के केसेस, इनफर्टिलिटी के केसेस, वो बोले सर मैं तो मामूली समझता था कि ये तो मामूली बात है ना, अभी ये कंडीशन है कि मेरे पास लाइन लगी है, मुझे टाइम ही नहीं आपसे बात करने का, है ना। दैट इज द ग्रेट वे। ये चीज आपको भी करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं, है ना। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की जब मेडिसिन यूज कर रहे हो आप, तो याद रखना दोस्तों बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी, लिम्फेटिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे सेकेंड सेम में तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं। आप देखते हो ये हार्ट है, हार्ट से यहां से चला लेफ्ट साइड में, पूरी बॉडी में ब्लड गया, करेक्ट है ना। तो पूरी बॉडी से ब्लड कहां से आया, राइट साइड से आया, यहां आ गया, है ना। ये चीज हुई, आपको ये पता है, लेकिन आपको लिम्फ सर्कुलेशन का पता है क्या, है ना। लिम्फ सर्कुलेशन यहां से यहां तक और फिर पूरी बॉडी में होता है, अर्थात दो चैनल होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, एक आना एक जाना, है ना, याद रखना। लिम्फेटिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन पर होता है निर्भर तत्व, है ना, याद रखना दोस्तों। जब आप स्क्रोफलोसो ग्रुप के मेडिसिन की बात करोगे, S1 की बात करोगे, S2 की बात करोगे, S3 की बात करोगे, S4 की बात करोगे, S5 का बात करोगे, तो जो असेंडिंग ऊपर की तरफ आने वाला जो असेंडिंग लिम्फ सर्कुलेशन होता है उसको फॉर्म करती है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ की कोई भी डिसीज जब हार्ट की तरफ आ रही है, ब्रेन की तरफ आ रही है, उस तमाम डिसीज को असेंडिंग लिम्फ सर्कुलेशन के लेवल पर आप S1 से S5 तक क्योर करते हो। ये दिमाग में सेट करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो भूल जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे जाना, है ना, याद रखना। S6, S10, S11, S12, स्लास, S13, ये वो मेडिसिन है दोस्तों, इसका प्रभाव डिसेंडिंग लिम्फेटिक सर्कुलेशन पर होता है, यानी नीचे की तरफ जो जाता है उस पर होता है ना। क्योंकि लिम्फ का मुख्य सेंटर स्टमक है ना, स्टमक है। स्टमक में आप जो भी खाना खाओगे 3 घंटे तक पड़ा रहेगा। पूरा लिम्फ का मैन्युफैक्चरिंग का काम आपका स्टमक करता है ना, याद रखना दोस्तों। सेंटर पॉइंट स्टमक है। अगर आपका स्टमक प्रभावित हुआ, आप मान लो आपकी पूरी बॉडी प्रभावित हो जाएगी, माइंड इट। अगर आप ये नहीं समझे तो भूल जाओ, इसीलिए कह रहा हूं प्रोटोकॉल मत खेलो। अभी भी कुछ लोग चालू हो गए कि सर ये पेशेंट है, ये टेम्परामेंट है, प्रोटोकॉल बता, अभी मैं पूछ लूंगा तो पतली गली से भाग जाओगे, है ना।
याद रखना दोस्तों, ये चैनल जब तक नहीं सीखोगे आप मेरे जैसे, क्या आप किसी भी हमारे जो कलीग्स हैं उनके लेवल पर भी नहीं आ पाओगे आप, है ना। याद रखना दोस्तों, लिम्फ का मेन सेंटर स्टमक है और इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम के जितना भी इफेक्ट होता है मुख्य प्रभाव स्टमक पर होता है, यानी जितने भी लिम्फेटिक मेडिसिन दोगे सबसे पहले स्टमक पे काम करेगी, है ना। और यही कारण है मेटाबॉलिज्म की पहली मेडिसिन S1, है ना। पहली मेडिसिन S1, उसके बाद दूसरी मेडिसिन, और यही कारण है S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील। यानी S1 से आपने क्या करा, असेंडिंग लिम्फेटिक सिस्टम को पूरा मजबूत किया, S10 से डिसेंडिंग लिम्फेटिक सिस्टम को आपने मजबूत किया, एंड स्लास से दोनों को बैलेंस कर दिया, जो गंदा बना निकाल दिया बाहर। यही कारण है कि जितने भी डॉक्टर्स है S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, लास्ट नाइट में देकर अपना इतिश्री कर लेते हैं, है ना, खत्म कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कोई भी ऑर्गन बॉडी का बना तो सेल से ही है ना, बना तो सेल से ही है ना। और अगर सेल से बना है तो सबसे पहले हमें काम कहां करना है, हमें सेल पे काम करना है। और अगर हम सेल पे काम करेंगे देन तभी हम लोग वहां पर दोस्तों हर चीज को उपयोग कर पाएंगे। कैसे उपयोग कर पाएंगे, बिकॉज जब सेल्स के लेवल पर जा रहे हो तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। हमारा जो शरीर है वो सेल से बना हुआ है। आप क्या बोलते हो, स्पर्म, लेडीज क्या बोलती है, ओवम। एक लेडीज का ओवम लो, एक स्पर्म लो, दोनों सेल है, दोनों को मिला लो, जायगोट बना, भ्रूण बना, और फिर ऑर्गन्स बने, है ना। तो एक सेल से एक ही जैसे काम करने वाली सेल मिली, है ना, डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गन बना, टिश्यू बना, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी बनी जब बच्चा पैदा हुआ, है ना। इसीलिए ये जो सेल है, इस सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस लगातार चलती रहती है। याद रखना, कहीं पर भी कोई भी सेल होगी, उस सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी दोस्तों, है ना। अतः एंटी लिम्फेटिक ग्रुप की मेडिसिन का फंक्शन का प्रारंभ कहां से हुआ, सेल के लेवल पर हुआ, यानी आपकी सेल को प्यूरिफाई कर रहा है। माइंड इट। कल बताऊंगा मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सेल, याद रखना, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सेल। और जब वो समझ गए, दुनिया के कोई ताकत नहीं, आप हार जाओ, हो ही नहीं सकता दोस्तों, है ना। अगर आपको एंटी लिम्फेटिक ग्रुप का पूरी मेडिसिन का फंक्शन याद रखना, तो याद रखना शरीर को जीवित रखने, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने, याद रखना दोस्तों, है ना, उसकी शुरुआत आपके सेल से ही होती है दोस्तों, है ना। ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन हेतु जितनी भी माउथ कैविटी से आप भोजन को अंदर डाल रहे हो, है ना, भोजन जब अंदर आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी प्रोसेस होकर उसके बाद न्यूट्रिशन मिलता है, कोई एकाएक नहीं मिल जाता कि आज आपने हलवा खा लिया मुझे ताकत तो आई नहीं, मुझे तो हलवा, मैंने तो आधा किलो रबड़ी खा ली मुझे तो ताकत आई नहीं, है ना। याद रखना दोस्तों, ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन वहां पर माउथ कैविटी में भोजन आने के बाद उसका जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है, वो केमिकल्स को कितने सिंपल फॉर्म में डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट करने के बाद आपकी बॉडी में कितना अडॉप्ट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। याद रखना दोस्तों, जिसे आप डाइजेशन कहते हो, याद रख लेना इस बात को, जिसे आप डाइजेशन कहते हो। अर्थात आपने जब खाना खाया और खाना खाने के बाद डाइजेशन हुआ, वो पूरी प्रोसेस इस एंटी लिम्फेटिक की। इसलिए याद रखना, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई आदमी बता रहा है कि भाई यहां प्रॉब्लम है, तो आप बोलो सीधा लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है ना। लिम्फ को बनाना, लिम्फ को यूज करना और लिम्फ को फिल्टर करना, ये आपके लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट का पूरा सिम्टम होता है, जो इससे लिंक करता है दोस्तों, है ना, जिसे आप डाइजेशन कह रहे हो, है ना। इसमें से भोजन को आपके शरीर के उपयोग के अनुसार बनाकर उसको उसमें तोड़कर एब्जॉर्ब करके लिम्फ का निर्माण किया जाता है, और ये लिम्फ जो होता है आपकी बॉडी के अनुसार बनता है। अर्थात ये कह सकते हो आप, हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग है ना, हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग है, तो रोग डेवलप होने का कारण भी अलग अलग होगा। मैं यहां रह रहा हूं, आप कलकत्ता रह रहे हो, आप दिल्ली रह रहे हो, कोई मुंबई रह रहा है, क्या सबका एटमॉस्फेयर एक जैसा है? माइंड इट, क्या सबका एटमॉस्फेयर एक जैसा? बिल्कुल नहीं। तो क्या रोग भी एक जैसे होंगे? रोग भले ही पाइल्स मुझे, उसको 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 सबको पाइल्स है, लेकिन पाइल्स का बिहेवियर और कैरेक्टर सब में अलग होगा। याद रखना इस बात को। तो क्या मेडिसिन जो कोई पहाड़ पे उग रही है, कोई नदी किनारे उग रही है, कोई क्या उनका कैरेक्टर एक जैसा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, उनका बिहेवियर भी चेंज होगा,
है ना, और उनका बिहेवियर चेंज होगा तो उनके काम करने के सब पे एक जैसी मेडिसिन काम करेगी क्या? ऑफ कोर्स नॉट, हमेशा काम नहीं करेगी, है ना। यही कारण है। मान लो पाइल्स डेवलप हुआ, सैंग्वाइन टेम्परामेंट को हुआ, मिक्स टेम्परामेंट को हुआ या लिम्फेटिक टेम्परामेंट को, क्या एक जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर एक जैसा नहीं होगा तो एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन अगर सैंग्वाइन टेम्परामेंट को देंगे तो ठीक हो जाएगा, लिम्फेटिको की देंगे तो 50% ठीक होगा, 50% नहीं होगा। दैट इज द रीजन, है ना। ये कारण है, इसको समझना पड़ेगा, और ये जब समझोगे तब आप समझ जाओगे दोस्तों कि यहां पर लिम्फ का निर्माण हो रहा है ना, इस लिम्फ का सर्कुलेशन हो रहा है, इस लिम्फ का कलेक्शन हो रहा है ना, इन सभी जगह पर लिम्फेटिक ग्रुप के मेडिसिन का फंक्शन होता है। इसीलिए स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की जो मेडिसिन का ऑर्गन पर जो प्रभाव है न्यूरोलॉजिकली, याद रख लेना, न्यूरोलॉजिकली यानी नर्वस सिस्टम के माध्यम से तुरंत होता है। ये इसका मेन इम्पैक्ट, यानी आप पॉजिटिव में दे रहे तब भी और नेगेटिव में दे रहे तब भी नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के माध्यम से बहुत तेजी से काम होता है। इसीलिए लिम्फेटिक ग्रुप की मेडिसिन दोस्तों लिम्फ के फॉर्मेशन और उसका सर्कुलेशन करने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो इसको उपयोग करते हैं उनसे सबसे लिंक करता है, और यही कारण है इसका जो बॉडी में इफेक्ट होता है इधर दे इधर तुरंत मिलता है दोस्तों। ठीक है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कल बताऊंगा। ठीक है, आज हमने केवल फिलॉसफी जानने की कोशिश करी है। कल सबसे पहले टेम्परामेंट बताऊंगा, लिम्फेटिक टेम्परामेंट, और उसके बाद शुरू करूंगा स्क्रोफ्लोसो 1। कल पूरा स्क्रोफ्लोसो 1 पढ़ाऊंगा, परसों इसके डायल्यूशन थेरेपी सिखाऊंगा, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर दूसरी चीजों को स्टडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। धर्मवीर शर्मा जी, डॉक्टर धर्मवीर शर्मा जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। धर्मवीर शर्मा जी, किशोर ततिकोंडा जी, थटीकोंडा जी, किशोर जी, नमस्ते जी। नमस्ते Sir, I am very happy to see you here because I have been searching for a good mentor. जी। I'm very happy and I'm proud to say if any practitioner is your student, ultimately you'll become as a ultimate practitioner. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Because you have been balancing the both the things as you are mentoring EH practitioners as well as you are treating patients. जी Both. जी सर, I'm very happy, मेरा, sir. I'm very जी happy. थैंक यू वेरी मच सर। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, दूसरे लोग केवल प्रोटोकॉल ऑर्गन्स के ब्याग पर काम करते हैं, मैं वो चीज पे काम कर रहा हूँ सर। आज जब किसी को भी आप देखेंगे कमेटी के सामने बैठाया जाता है ना, तो Yes, sir. कमेटी में यही क्वेश्चन किया जाता है आपकी मेडिसिन बताओ कैसे काम कर रही है। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है, केवल फार्माकोपिया नहीं है हमारा। ठीक है, Yes, sir. इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का फार्माकोपिया नहीं है। जितनी भी मेडिसिन कंपनियां बना रही दे कैन प्रोवाइड, वो प्रोवाइड ही नहीं करा पड़ी है। अगर Sir. वो प्रोवाइड करा दे तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सब डॉक्टर इस लायक बन जाए। मेरे से 11 एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ रहे हैं सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, मेरे लिए गर्व की बात है। Yes, sir. अरे बहुत गर्व की बात है। मैं उनको पर्सनली गाइड करता हूँ, संडे 1 घंटा डेली उनको बताता हूँ। नॉलेज उनको बम्पर है, मेरे से 100 गुना नॉलेज है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को सीखना और समझाना मैं इसलिए चाहता हूँ कि उसमें से एक डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है और पैथोलॉजिस्ट के साथ बीएचएमएस एमडी है और बीएचएमएस एमडी के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एमडी है। ठीक है, और वो चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सिखाओ, मैं इसका पूरा डिटेल पैथोलॉजिकल बेसिस पे निकाल के ले आऊंगा। मैंने उनको गाइड करना शुरू कर दिया, है ना। बहुत Sir. अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सर, उनको इतने मुझसे भी बेटर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं क्योंकि नॉलेज बूस्ट है ना उनका, इसलिए। Yes, sir. जी One more thing I have found जी that you are focusing more on the ground level. Material medical के ऊपर आप इतना फोकस कर रहा जी मेरे को ये just I understood that you are giving a great base that no need to forget all these things. जी, Afterwards, there is no scope that we can say that we have forgotten because बिल्कुल सर, your बिल्कुल। training is like
elementary sort of training, even though you are giving a very complicated things, but in a simpler way. जी Great, sir. This is जी, great, your part. Thank थैंक यू you. सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Happy Doctors Day, and जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू our group is जी, very happy. थैंक यू सर जी। राजीववादी कार्यकर्ता जी। राजीववादी कार्यकर्ता जी, डॉक्टर राजीववादी कार्यकर्ता जी। अरविंद कुमार सर, डॉक्टर अरविंद कुमार। जी हेलो। अरविंद सर बोलिए सर। जी नमस्कार सर। सर मैं कह नमस्ते रहा, जब कल आप टेम्परामेंट पढ़ाओगे तो जो जी आपने शुरू में फोटो भेजी थी आईज की, तो जी साथ में अगर उनको लेके आप पढ़ाओगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आंखों से हम कैसे उसको जज कर सकते हैं। तो यही सर, आपसे वो रिक्वेस्ट है। सारी वो चीजें आइरिस डायग्नोसिस में पढ़ाई जाती है सर, है ना। जी वो जब मैं आइस पढ़ाऊंगा ना पार्ट 4 में, उस जी आइरिस डायग्नोसिस को वहां पर मर्ज करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। जी ठीक है सर, ये भी मैं कोशिश धन्यवाद। करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आइस का आपको पता नहीं है, बहुत आपको जी पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो जब सही आइस बात का है सर। डिटेक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरी बॉडी के हिसाब से, आपके आइरिस डायग्नोसिस के हिसाब से शॉर्ट में बताऊंगा कि टेम्परामेंट कैसे डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। मैं आपको सारी जी चीज सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद। जी। जी डॉक्टर विकास शर्मा जी। विकास सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्ते जी। सर सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक आप यू सर, जैसे आपको भी जी। आप जैसी जो विभूति है उसको आज मैं बड़ा कृतार्थ हूँ कि आज मैं बात कर पा रहा हूँ डॉक्टर्स डे पे। जी सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने जब आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे और मैं फिर इसीलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया। बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। जी आज के लेक्चर में सर आपने अभी S1A1 RE बताया, इसको HB इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल। सर ये क्या CKD पेशेंट को फिर जैसे उनका रहता है हाई हाई रहता है, BP हाई रहता है, तो उस केस में क्या क्या दे सकते हैं सर? मतलब वाई डालें या डब्ल्यू डालें? S6A1 वेन1 200 प्लस वाई, जी सर। ठीक है। 10 ग्लोबल्स मॉर्निंग में डेली। ठीक है सर। ये देखिए बिनानी सर का फीडबैक्स है ना। अच्छा सर। ये आप देख सकते हैं सभी लोग, सर ठीक है। वो ये देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, ये तो है हमें ना प्रत्यक्ष हो रहा है। सर, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बूस्ट हो। नेक्स्ट जी टाइम ये चीज आपके माध्यम से सबको प्रस्तुत होना चाहिए, जी है सर। ना। ये चीज ये क्या होता है, आप लोगों के लिए बूस्ट है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा सर, बिल्कुल आज सर। हूँ कल नहीं हूँ, मैंने क्लासेस बंद कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन फर्क आप लोगों को पड़ना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग इतने मास्टर बन जाए कि ऐसी छोटी छोटी बीमारियां आप कवर कर सकते हो। देखिए ये वो केस है जिसके बारे में मैं आपको आज, जैसे लिम्फोमा का मैंने बताया आपको, ठीक है। ये केस देख सकते हैं आप लोग, ओ है माय ना। गॉड। इट जी इज अ टिपिकल केस ऑफ लिम्फोमा हॉजकिन डिसीज, राइट है सर। ना। ये 4th स्टेज में मेरे पास आए थे, और आज जो कंडीशन है ना, ये आप देखिए, ओह दैट्स ग्रेट सर, बहुत। है ना। ये दोनों साइड है, हम्म। फॉरवर्ड में और और बैकवर्ड में, इवन एक्सिलरी रीजन में भी आपको दिखाएंगे वो। ये देखिए राइट। आप, ये और ये टिपिकल, ये देखिए एक्सिलरी रीजन पूरा, यानी ये लिम्फेटिक चैनल का ब्लॉकेजेस है। तो ये आप लोगों को भी निवेदन है, आप लोग अपने अपने क्लिनिक पर आपका पूरा बायोडाटा बना के रखिए, बिफोर एंड आफ्टर बना के रखिए। इसीलिए मैंने एक मोबाइल, ये मेरा मोबाइल जो है ये कॉल के लिए, और ये मोबाइल पूरा मेरे फीडबैक्स के लिए, ठीक है। हमारे ग्रुप में कम से कम 1 लाख फीडबैक्स गवर्नमेंट को सबमिट किए थे, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर राजा बाबू सर ने सबमिट किए हैं विशाखापट्टनम से, ठीक है ना अच्छा सर। जी।
थैंक यू इजी सो मच। इलेक्ट्रो जी जी थैंक यू सर। इजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट, इजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट। सोनी सर साउंड नहीं है। रुपिंदर कौर जी, डॉक्टर रुपिंदर कौर जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर आज S1 ने तो आंखें खोल दी। तो आज मेरे पास एक पेशेंट आया था और जी उसके पेन, तो मैंने S1 तो नरवाइन पढ़ा था, आरी भी नरवाइन है, पेन किलर है, तो मैंने उसे जी D3 से स्मेल कराया। 5 मिनट स्मेल कराने से उसकी पेन खत्म हो गई। हेड्स ऑफ मैम, ये चीज बहुत अच्छी सीखी है आपने। थैंक यू सर। S1 आरी एक ऐसी मेडिसिन है, अगर आपको लगता है मर रहा है ना तो उसको स्मेल करा देना। आपको ये लगता है ना उसको पेन हो रहा है ना, स्मेल करा देना। आपको ये लगता है उसको पेन हो रहा, कौन से ऑर्गन है, उस ऑर्गन के मेडिसिन में आरी लगा देना, स्मेल करा देना। पर याद रखना, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी केसेस में जब ब्लीडिंग होती है तो आरी यूज नहीं करना, ठीक है? बस इतना यस सर। ध्यान रखना आप। यस जी बहुत बढ़िया, यस। हेड्स ऑफ मैम। थैंक ऐसे यू सर। करते जाइए। थैंक यू सर। एस्टेन आरी को अगर स्मेल कराओगे ना तो एब्डोमेन का लेवल आप क्योर कर जाओगे। आपने अभी तो S1 यस आरी सर। की बात करी, ये असेंडिंग लिम्ब को आपने कम कर लिया, लेकिन अगर डिसेंडिंग लिम्ब पे यस जाओगे ना, एस्टेन आरी याद रखना आप, एस्टेन आरी। और अगर आपको लगता है नहीं यार सब इन्वॉल्व हो गया तो S1 एस्टेन आरी तीनों को मिला के स्मेल करा देना। अगर कोई ओके सर। आपके पास ऐसा पेशेंट आता है कि जो कहीं पंगत में गया या बफेट पार्टी में गया, खा लिया खूब और पेट गड़बड़ हो रहा, उसको S1 एस्टेन आरी की RS बेस ग्लोबिस बना के खिला दो और साथ में एक कॉटन के टुकड़े में डालकर स्मेल करा दो। टाइम ओके नोट सर। कर लेना आप, 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स उससे पूछ लेना कैसा फील कर रहा है, ठीक है? ये जादू दिखाने का समय है, जादू दिखाएंगे तो पेशेंट बहुत आएंगे आपके पास, ठीक है? बहुत यस बढ़िया सर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैप्पी जी सर, डॉक्टर्स डे। जी थैंक यू आपको भी मैम। सरिता श्रीवास्तव मैम, गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम। एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले सर आपकी पढ़ाई ने मेरे घर में आग लगा दी है। मेरे हस्बैंड जो हमारा सर्टिफिकेशन का बिजनेस है सर, ISO सर्टिफिकेशन का बेसिकली, और जी वो कह रहे हैं कि मैं भी पढ़ूंगा। तो थैंक यू। मैं मतलब हमारे घर में सर मेरी बेटी भी, इनफैक्ट वो भी अब समझ गई सिंथेसिस WE स्मेल करना। जी बहुत बढ़िया, अच्छा है ना। आप पार्ट टाइम में जब उनका इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो दिक्कत क्या होता है, जैसे मैं अकेला हूँ, अभी कल मुझे क्लास लेना था आपकी, लेकिन मैं एक ऐसे जगह पे फंसा हूँ ट्रैफिक में इंदौर में, जहाँ 4 लोगों की डेथ हो गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 11.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम था और वहां कई लोगों को, यंग लोगों को, 24 साल के बच्चे को अटैक आ गया, उसको कुछ मिला नहीं, हमने बचाने की कोशिश करी, मैंने उसको CBP भी दिया, सब दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना? तो कल थोड़ा सा मेंटली भी हर्स्ट हो गए थे कि देखो यार क्या स्थिति है इंडिया की, कि यहाँ किसी को भी हम लाइफ सेव नहीं कर पा रहे, ठीक है? इसलिए सर रात को 2:30 बजे घर आया, इसलिए मैंने क्लास नहीं लिया फिर, है ना? सर केस आया है, वो जी हमारे ITO के जो मस्जिद है उसके इमाम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ के लिए। उनके जी ईयर में सर पर्दे के पीछे नॉट हुआ है जो ब्रेन के नर्व को भी प्रेस कर रही है। तो जी हियरिंग लॉस तो हो ही चुका है सर। एंड उनको कई बार चक्कर भी आ रही है बिकॉज वो ब्रेन के नस को भी प्रेस कर रही है। तो सर इसमें क्या क्या बेस्ट हो सकता है? मैडम टीमोसिस्टर ड्रॉप S2A2 C4L1 वेन 30 पोटेंसी में, C4 वेन को 1000 में, और बैक साइड में W को लगवाइए आप, बस जी इतना चालू करिए, है ना? आप 15-20 दिन दीजिए और फिर मुझे बताइए कैसे फील कर रहे हो, ठीक है? जी जी ओके सर, थैंक यू सर। जी रंजीत कुमार जी, डॉक्टर रंजीत कुमार, रंजीत कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्ते रंजीत जी। सर एक फीडबैक देना था। जी सर हमारे तो एक पेशेंट आया था, वो 1 से 1.5 महीने से पहले उसको पैरालिसिस हुआ था। जी तो सर सर आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए सर, आप म्यूट खोलिए, आप आवाज आपकी नहीं आ रही है ना? अपने आप को म्यूट कर लिया आपने। चलिए आप आगे बताइएगा जी। मेघना मैम,
डॉक्टर मैग्ना मैम, मैग्ना मैम मुंबई से। मैग्ना मैम, सोनी सर, इजी इलेक्ट्रोमेपेथ सिस्टम मैग्ना, सोनी सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर बहुत डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी सर, थैंक यू। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। नया सेशन तो और भी अच्छा लग रहा है सर। अभी क्या है, पिछली बार ना इतना समझ में आता नहीं था, फ्रेशर थे। जी इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक एक बार। जी, बहुत बढ़िया सर। जी कल्पना नरखेड़े जी, कल्पना जी, कल्पना जी